अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रिव्यू आपके लिए लाए हैं उसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 2023 में अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है कि आपके सोलर सिस्टम में वो मौजूद हों, और किन किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपकी कॉस्ट में कटिंग हो जाए और आपको अफोर्डेबल सिस्टम पड़ जाए। तो ये आप देख सकते हैं जो वीडियो आपके सामने चल रही है, इसमें हमने एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉलेशन की एक कंप्लीट वीडियो है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे सिस्टम नहीं है, ये L2 स्ट्रक्चर पे है जो कि ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और इसमें कॉस्ट में कितना फ़ायदा हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी में कितना फ़र्क आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 545 वाट्स के मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं, मोनोपक हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले पैनल्स हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो अवेलेबल क्वांटिटी में अभी भी जो मौजूद है वो यही 545 वाट्स के रेंज के पैनल्स हैं, जो कि रफली 530 वाट से 555 वाट्स तक की रेंज में आते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डिफरेंट कन्फिगरेशन में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल को उठाने के लिए रफली 2 बंदे बआसानी इसको उठा लेते हैं। अगर बहुत ट्रेंड आपके पर्सनल हो तो एक बंदा भी एक पैनल उठा लेता है, और वो इतनी महारत से उठाते हैं कि पैनल डैमेज भी नहीं होता, पैनल फ्लेक्स भी नहीं करता और बआसानी उठ भी जाता है। बट अगर आपके पास 2 बंदे हों तो बआसानी आपका सोलर पैनल ऊपर छत पर पहुँचाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइट है इसमें जो छत है कस्टमर की वो नीचे है, क्योंकि ये सिंगल स्टोरी का घर है, और जो अड़ोस पड़ोस के जो नेबर्स हैं उनकी 2 मंजिल और 2.5 मंजिल और 3 मंजिल भी मौजूद है। ये जो बैक का घर है इसकी 3 मंजिलें मौजूद हैं, तो उसकी वजह से इस घर पे जो शेडोइंग इफ़ेक्ट है, जो साया आएगा वो जल्दी आ जाएगा। सुबह भी जल्दी साया होगा और शाम में भी जल्दी साया आ जाएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन आवर्स हैं, सनलाइट जो मौजूद होगी डायरेक्ट वो कम घंटों के लिए होगी। तो अब इन चीज़ों का कोई सद्देबाब नहीं होता, इनका कोई राउंड अबाउट वे नहीं होता कि इसको हम ओवरकम करें अनलेस कि हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं। बट अगर 2 मंजिलें घर की गायब होंगी तो फिर एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी 2 मंजिलें ऊंचाई बनाना पड़ेगा, जो कि अगेन फिजिबिलिटी जिसकी नहीं बन पाती। अगेन ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 मंजिलों जितना 2 स्टोरीज जितना एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं कि नहीं। बनाने में कोई हर्ज नहीं होती, बट अगेन कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, मुझे फवाद दोबारा बताएं कि फ़र्क क्या होता है एलिवेटर स्ट्रक्चर में और इसमें, और अब 2023 में किस तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। कॉस्ट एनालिसिस पहले कर लें कि कॉस्ट में कितना फ़र्क आता है अगर हम एक एलिवेट करते हैं, और अगर इसी साइट के ऊपर रख के देखें तो इनको कितना बेनिफिट होता है और कॉस्ट में कितना फ़र्क आता है। यहाँ पे इनके राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ बिल्डिंग्स इनसे ऊंची है और इनका ओनली ग्राउंड में एक कमरे बने हुए, इसमें इनको कितना फ़ायदा होता है। इन द लॉन्ग रन अगर हम ओवर 25 ईयर्स की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी वो रफली इनकी साइड पे 20 से 25% ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर डे, क्योंकि इनके सुबह का भी 1.5 घंटा ज़ाया हो जाता है शैडो की वजह से, और शाम का भी 1.5 घंटा ज़ाया हो जाता है शैडो की वजह से, क्योंकि इनके जो बिल्कुल पड़ोसी वालों के घर हैं वो बिल्कुल इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी सिंगल छत है और उनकी 2 और 3 छतें हैं। तो अगर ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो इनको रफली 25% तक की एफिशिएंसी डेली की बढ़ जाती है, जो कि 25 ईयर्स तक की बढ़ जानी थी इनकी। बट ऑन दी अदर हैंड वो 25% की एफिशिएंसी अटेन करने के लिए इनको पूरे के पूरे 2 मंजिलों जितना, मतलब 25 फीट की हाइट का सोलर स्ट्रक्चर बनवाना पड़ता है। 25 फीट की हाइट का सोलर स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस रूफ टॉप, मतलब इस छत से 25 फीट हम ऊपर उठाते सोलर स्ट्रक्चर को, तो फिर इनकी जो शेडोइंग इफेक्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इनका सोलर सिस्टम फुल एफिशिएंसी पे काम करता है थ्रू आउट द डे। बट उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। 25 फीट का जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने की जो कॉस्ट होती है वो रफली 40% ऑफ द टोटल सिस्टम कॉस्ट हो जाती है। तो रादर दैन कि आप अपना सिस्टम अच्छा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, अगर आप बिल्कुल हल्का सा स्ट्रक्चर बनवाएं तो वो तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा। 25 फीट की हाइट बहुत हाई हाइट होती है, तो उस पर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि आपके स्ट्रक्चर में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो 25 फीट की हाइट का स्ट्रक्चर की कॉस्ट 40% बढ़ जाएगी। उसके बाद एक और ड्रॉबैक भी इसका होता है कि 25 फीट की हाइट के सोलर स्ट्रक्चर पे आपने सोलर पैनल्स की जो रेगुलरली क्लीनिंग करनी है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ओवर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स और 5 मंथ्स जो आपका सोलर पैनल्स है वो गंदे होने शुरू हो जाते हैं, और आप अगर उसको सही से साफ़ ना करें तो जितनी एफिशिएंसी आपने सोलर पैनल्स को शैडो से बचा के ली होती है उतनी ही उसके ऊपर डस्ट की एक्यूमुलेशन और मिट्टी की एक्यूमुलेशन की वजह से वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपने मेक श्योर करना होता है एज अ कस्टमर कि आपकी जो शैडो है वो भी ना पड़े, और आपका जो मिट्टी है वो भी आपने पैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली साफ़ करना होता है ताकि आपकी एफिशिएंसी मिट्टी की वजह से भी ना गिरे। ये आप देख सकते हैं L2 स्ट्रक्चर की जो माउंटिंग होती है ये आसान होती है। इसमें कॉस्ट बेनिफिट कस्टमर को मिल जाता है कि L2 यू चैनल के फ्रेम्स होते हैं, प्री फैब्रिकेटेड आते हैं,
और इस पे नट बोल्ट्स के साथ आपका जो सोलर पैनल है वो माउंट हो जाता है। ये अच्छा, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है? जी, ये गैल्वनाइज्ड आयरन होता है, जिसका मतलब है कि माइल्ड स्टील जो होता है उसके ऊपर गैल्वनाइजेशन हुई भी होती है। तो ये रस्ट प्रूफ नहीं होते, बट अगर इनकी सरफेस को आप स्क्रैच ना करें तो इनको रस्ट नहीं लगता। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि अगर अनलेस के जहाँ इसके ये फुट पैक है। फुट पैंक है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाए तो फिर ये रस्टिंग पकड़ता है, अगर पानी खड़ा ना हो तो फिर इसको रस्ट नहीं होता। चाहे 10 साल पुराने भी जो लगे हुए हैं उधर भी हमने देखा है कि इसको रस्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये माइल्ड स्टील है जो कि वो हुआ हुआ है जिस पे प्लेटिंग हुई हुई है निकल क्रोमियम की। तो ऑफ कोर्स आपको फ़ायदा इसलिए रहता है कि इसकी कॉस्ट सेविंग आपको मिल जाती है। अगर आप इसको भी स्टेनलेस स्टील में बनवाना चाहें तो आपको स्टेनलेस स्टील में भी मिल जाता है, ये आपको पाउडर कोटेड में भी मिल जाता है। तो इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जो बेस मटेरियल है वो माइल्ड स्टील है। ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि इनकी रूफटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनके बीच में ये मास्ट भी निकले हुए हैं, एंटेनास भी लगे हुए हैं, और जो आपके पिलर्स हैं वो भी निकाले हुए हैं। तो ये उस सब की अरेंजमेंट अभी टेस्ट की जा रही है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट सूटेबल ओरिएंटेशन है। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो जीआई के आपके स्टैंड्स होते हैं उसमें डिफरेंट होल्स की कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो बेस्ड ऑन योर सोलर पैनल्स जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक होल्स को एडजस्ट किया जाता है, और ग्राइंडर के साथ ऑन साइट भी फैब्रिकेशन और कटिंग वगैरह की जाती है। साथ साथ आपने इसमें एक और बात का भी ख्याल रखना होता है, जो आपके L2 स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको एक और बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप ऑन साइट, अब जैसे ये इस साइट में आपको स्कैटर्ड सोलर पैनल्स लगाने की आपको ज़रूरत है, तो आपका हर L2 का जो वो होता है पेयर होता है वो आप उसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, बीच में चलने की जगह दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और कंसिडरेशन भी होती है कि L2 स्ट्रक्चर्स में स्पेस ज़ाया होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिटवीन एवरी रो आपको कुछ जगह चलने के लिए छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल 2 रोज़ को जोड़ दें तो फिर शैडोइंग इफेक्ट आ जाता है, अगली रो का पिछली रो के ऊपर शैडो आ जाता है। अच्छा, आप ये देखते हैं कि ये अभी रफी 3 बजे थे और इनकी हाफ जो छत है वो उधर सनलाइट ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे, सिर्फ एक ये सेंटर में जगह रह गई है। अच्छा, यही चीज़ इनके लेफ़्ट साइड पे दिन में हो रही है। बिल्कुल ऐसे, वहाँ पे सुबह में 9-10 बज रहे हैं और 10 बजे तक सूरज नहीं आ पा रहा, क्योंकि उधर से भी घर ऊँचा है और इधर से भी ऊँचा है। और अब ये देखें तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था और पीछे की सारी रोज़ पे सूरज जा चुका है और सिर्फ एक ये फ्रंट की रो है जहाँ पे आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते अनलेस के एलिवेटेड करवाएं, और ठीक, एलिवेटेड की बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं है कस्टमर की। बिल्कुल। पर कुछ ना होने से स्टिल ये बहुत बेहतर है कि आप बिल्कुल बोले ऐसे। मेरी छत पे सूरज नहीं है तो सूरज है। ठीक है, अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपको 40-45 यूनिट्स बना रहा था तो इनका अगर 25 से 30 भी बना देगा तो स्टिल इट्स नॉट बैड, स्टिल इज़ बेटर देन नथिंग। बिल्कुल ऐसे तो है। और इसमें कस्टमर को हमने 3-4 दफ़ा रिकमेंडेशन भी दी और डिस्कशन भी करी। तो कस्टमर की इंक्लिनेशन यही थी कि अभी एट द स्टार्टिंग पॉइंट मैं L2 पे स्टार्ट करवाऊंगा, और 1-2 साल में देख कर जब मुझे समझ आ जाएगी सारी बातें तो फिर मैं इसको कन्वर्ट करवा लूँगा, स्ट्रक्चर को मैं बनवा लूँगा और इसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप स्टार्टिंग में अगर आपको कॉस्ट सेविंग करनी है तो आप L2 पे लगा लें, और जब आपका माइंड बन जाए और बजट भी आपका हो जाए तो फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और आप इसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप उसकी एफिशिएंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना कोई काम नहीं होता, उसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसका सोचना मुश्किल नहीं है, और उसकी कॉस्ट कोई ऐसी नहीं है कि अफोर्ड ना कर सकें आप। बट अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर के सोलर पैनल को साफ़ नहीं कर सकते तो उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो आपको उनको इतना ही साफ़ रखना है जितना आप अपनी गाड़ी को साफ़ रखते हैं। तो अगर आप अपने सोलर पैनल्स को साफ़ नहीं रखेंगे तो वो जितनी एफिशिएंसी उन्होंने देनी है वो नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी कंसिडरेशन यही है कि सिस्टम लगवा लेना काम नहीं है, सिस्टम को मेंटेन रखना और सिस्टम को साफ़ रखना एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इसकी ऑपरेशन लाइफ 25 ईयर्स है। और आपको पता है पाकिस्तान में डस्टी इन्वायरमेंट है, एरिड क्लाइमेट है, तो इतनी बारिशें नहीं होती, तो सोलर पैनल्स ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होते, आपको ख़ुद ही मैनुअली क्लीन करना पड़ता है। इन्वर्टर्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस साइड पे 10 किलोवाट का काको मेड इन जर्मनी इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया था, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो बुकलेट है वो भी इसके साथ आती है, इसके सारे माउंटिंग स्क्रूज़ और बिट्स वगैरह सब साथ आते हैं। ये इसकी बैक प्लेट है, स्टेनलेस स्टील की बैक प्लेट है। ये नॉर्मली इतनी बड़ी प्लेट नहीं होती, थोड़ी सी छोटी प्लेट होती है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स में, बट अगेन हर मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन्वर्टर जो होता है वो बैक प्लेट के थ्रू दीवार पे लगाया जाता है, और बैक प्लेट पहले दीवार पे माउंट कर दी जाती है और उसके ऊपर आपका इन्वर्टर को ला के फिक्स कर दिया जाता है, वो ऊपर से होल्ड हो जाता है।
या आप देख सकते हैं कि जो डीसी वायर्स और जो आपकी अर्थ की वायर्स हैं वो ऊपर से ला के नीचे तक पहुंचा दी गई हैं, जो डीबी बॉक्स यहाँ इन्वर्टर के साथ लगेगा उसके साथ पहुंचा दी गई हैं। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका पूरा सोलर स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ हुआ होना चाहिए, आपके सारे सोलर पैनल्स अर्थ हुए होने चाहिए, आपका सोलर स्ट्रक्चर अर्थ हुआ होना चाहिए, इन्वर्टर अर्थ हुआ होना चाहिए, और आपका जो डीबी बॉक्स है वो भी अर्थ हुआ होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी लीकेज करंट कहीं भी प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो इंस्टेंटली अर्थ हो जाए और जो यूज़र है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बिल्कुल कम हो। बहुत से लोग हैं जो सोलर पैनल्स को अर्थ नहीं करवाते या सोलर स्ट्रक्चर को अर्थ नहीं करवाते और सिर्फ इन्वर्टर को अर्थ करवा लेते हैं। तो करवाने को तो आप बगैर अर्थिंग के भी चला सकते हैं, सिस्टम चल जाता है, बट सिस्टम में मेल फंक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो इन्वर्टर्स हैं उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्वर्टर ख़राब होने के जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जितने स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है उतने जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं आपके इन्वर्टर के वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आप देख सकते हैं कि दीवार में माउंट करने के लिए ड्रिल बिट के थ्रू स्क्रू करना पड़ता है और आपका जो इन्वर्टर है वो वॉल में माउंट होएगा ताकि वो प्रॉपर्ली सिक्योर हो, ताकि वो गिरने के चांसेस उसके कम हो जाए। अच्छा फवाद, ये जो डीबी बॉक्स है इसकी क्या खासियत है? नॉर्मल जो एमएस के डीबी बॉक्स आते हैं बड़े वाले वो भी लगते हैं, पर कोई रेगुलेशन है KE की तरफ से कि आपने वो डीबी बॉक्स लगाने हैं कि उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रेकर्स ना हो, या ये इतने छोटे डीबी बॉक्स की तरफ क्यों ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें के इलेक्ट्रिक की हद तक अगर बात करें तो वो कहते हैं कि उनकी रेगुलेशन है कि आपका जो सोलर सिस्टम के सेफ्टी ब्रेकर्स हैं वो एक सेपरेट डीबी बॉक्स में होंगे और जो घर की AC लोड के और जो पहले के ब्रेकर्स होंगे वो बिल्कुल सेपरेट बॉक्स में होंगे, तो उनके बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुराने डीबी बॉक्स के अंदर ही अपना सोलर सिस्टम को इंटीग्रेट करवा लें और उसी में सोलर के DC ब्रेकर्स भी हों और AC ब्रेकर्स भी हों और उस पर नेट मीटरिंग अप्रूव हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता अनलेस कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हो जिसमें के इलेक्ट्रिक की रेगुलेशन ना इन्वॉल्व होती हो, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आपकी चॉइस है। बट एज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड इट्स अ वेरी गुड स्टैंडर्ड कि आपका जो सोलर सिस्टम का डीबी बॉक्स है वो बिल्कुल सेपरेट होगा घर के नॉर्मल डीबी बॉक्स से। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी डायग्नोजिंग में इशू आएगा या कोई भी आपको चेंजेस करने होंगे तो आप पूरे के पूरे घर का जो डीबी बॉक्स है उसको छेड़ नहीं रहे होंगे। और घर का जो डीबी बॉक्स होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें से 1000 वायर जा रही होती है, आपके हर लोड को जा रही होती है, लाइट, फ़ैन, स्विच बोर्ड, TV, फ्रिजेज़, एयर कंडीशनिंग। जबकि जो सोलर का डीबी बॉक्स है इसमें सिर्फ DC वायरिंग और AC वायरिंग मौजूद होती है और इसमें से जो आउटपुट का लोड होता है वो आपके आउटपुट तक जाके लग जाता है। तो इसको सेपरेट होना बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है फॉर द कस्टमर कि अगर कोई भी मेल फंक्शन हो तो ईज़िली डायग्नोज हो सकता है कि वो सोलर सिस्टम का मेल फंक्शन है या फिर वो घर के डीबी बॉक्स का मसला है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर इंस्टॉलेशन बिल्कुल ठीक की गई हो तो सोलर का जो डीबी बॉक्स होता है उसमें कोई मसला नहीं आता, क्योंकि वो ब्रांड न्यू होता है, उसकी इक्विपमेंट भी ब्रांड न्यू होती है और वो रिलेटिवली अभी अभी लगाया गया होता है, उसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होता। बट जो घर के डीबी बॉक्स होते हैं वो आपको पता है पुराने ज़माने के बने हुए होते हैं, उनमें जो वायरिंग होती है वो मिक्सअप हुई हुई होती है, जंबल अप हुई हुई होती है और उसमें जंप भी की हुई होती है और उसमें कट्स भी होते हैं और टेप भी लगाई हुई होती है बहुत सी जगह पे, तो उसमें मेल फंक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट सोलर के डीबी बॉक्स में मेल फंक्शन के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा है कि मोस्टली लोगों के घर काफ़ी पुराने बने होते हैं और उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता, और डीबी बॉक्स कुछ के बने होते हैं, कुछ के नहीं बने हुए होते हैं, कुछ के शॉर्ट हो चुके होते हैं, ऑलरेडी पानी लग चुका होता है। अब जब हम ये इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो सब कस्टमर्स कहते हैं कि हम अपना डीबी बॉक्स भी नया बनवा रहे हैं और आपके करीब ले आते हैं, और उससे हमें भी फ़ायदा हो जाएगा कि हम जब इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे हैं तो हम घर का मेन डीबी बॉक्स जो है उसको भी एक दफ़ा नया कर लेते हैं, जो भी खर्चा थोड़ा बहुत आता है। उसका क्या फ़ायदा है और आप खुद रिकमेंड करते हैं कि ये काम कर लेना चाहिए उन्हें? इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जो घर का डीबी बॉक्स होता है उसको हर वक्त एट ऑल टाइम्स उसको एज़ नीट एज़ पॉसिबल होना चाहिए, उसको एज़ अप टू डेट एज़ पॉसिबल होना चाहिए। अगर किसी भी होम ओनर ने उसको नहीं करवाया हुआ तो अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम कि जब आपका सोलर सिस्टम लग रहा है तो फिर आप इसको भी अपना मैनेज कर लें और इसको भी ठीक करवा लें। तो वो जो कस्टमर की कंसिडरेशन होती है कि जब काम हो रहा है तो फिर मैं अपने घर के इंटरनल डीबी बॉक्स को भी मेंटेन करवा लूँ, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कंसिडरेशन, करवा लेना चाहिए। जो घर का नॉर्मल डीबी बॉक्स होता है उसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं आती, अगर आप अच्छा डीबी बॉक्स भी बनवा लें तो फिर आपको अफोर्डेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू द इंटायर सोलर सिस्टम, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। बट अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो घर के डीबी बॉक्स का होना बिल्कुल अप टू डेट होना और उसमें कोई भी मेल फंक्शन ना होना लाजमी बात है, क्योंकि ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड जो डीबी इन्वर्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट लोड, उनका आउटपुट जो होता है वो कनेक्टेड होता है आपके घर के डीबी बॉक्स के साथ। तो अगर आपके घर के डीबी बॉक्स में कोई भी मेल फंक्शन होगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा या कोई भी ख़राबी होगी तो वो आपके इन्वर्टर को डैमेज कर सकती है। जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं वो आपकी मेन लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जो मेन इनपुट आपकी बाहर आपके वापडा या के इलेक्ट्रिक मीटर से आ रही होती है,
तो उसमें मेल फंक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही मेन लाइन ही होती है और वही इनपुट होती है और वही आउटपुट होती है, और वो घर के इंटरनल डीबी बॉक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। इनडायरेक्टली वो भी लाजमी बात है कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो घर को पावर भी दे रही होती है सम टाइम्स, और वो घर से पावर वो ग्रिड को भी बेच रही होती है और आपके घर को भी पावर दे रही होती है, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो घर के सिस्टम को रीवैम्प रखना और उसमें मेल फंक्शंस को एज़ मिनिमल एज़ पॉसिबल रखना लाजमी बात है, और इट्स अ गुड एक्टिविटी कि आप जिस टाइम आपका सोलर सिस्टम लग रहा हो तो आप उससे पहले ही अपना डीबी बॉक्स अप टू डेट करवा लें और उसको भी सेपरेटली बनवा लें। बहुत से घरों में पुराने चोक्स टाइप जो चोक्स लगी होती थी और उसमें कटआउट्स होते हैं, और वो कटआउट्स के थ्रू फ्यूज़ेस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी पावर रोकते हैं। तो वो बहुत ही पुराने ज़माने का निज़ाम होता है और उसके थ्रू आप इन चीज़ों को नहीं इंटीग्रेट कर सकते, तो यू हैव टू अपग्रेड देम एनी हाउ। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। वो एक अलग पूरी एक्टिविटी है, वो एक पूरी अलग एक्सरसाइज है, तो उसको भी आपको साथ करवा लेना चाहिए। बेहतर ये होता है कि उसको पहले ही करवा लें ताकि उसके मुताबिक आपका सोलर सिस्टम उसके एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल इंटीग्रेट कर दिया जाए। अच्छा, आप देख रहे हैं काफ़ी मुश्किल हुई है इसको पीछे फिक्स करने में, ये क्या वजह? भारी बहुत है ये इन्वर्टर बाकी नॉर्मल इन्वर्टर से, तो इसको इतनी मुश्किल हो रही है इसको एडजस्ट करना? बिल्कुल, इस इन्वर्टर की जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इन्वर्टर्स। उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है कि इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत स्टर्डी हैं और इसमें कोई कॉस्ट सेविंग नहीं की गई फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड। बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर आप इसको लेमैन अंडरस्टैंडिंग में समझना चाहें तो एक अगर आप स्टेबलाइज़र भी लेते हैं लोकल मेड इन पाकिस्तान, तो उसमें आपको 4 वैरायटीज़ मिलती हैं। मेड इन कॉपर मिलती है, मेड इन सिल्वर मिलती है, फिर कॉपर वाइंडिंग में कितनी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, कितना गेज का कॉपर इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऐड अप करते हैं तो आपका वेट निकल आता है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स है। तो अगेन ये जो इन्वर्टर है इसमें जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत हैवी हैं और वो बहुत हाई कंसिडरेशन के साथ इस्तेमाल किए गए हैं कि कोई भी कॉस्ट सेविंग का मैकेनिज़्म नहीं रखा गया, बट जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी वो बहुत हाई रखी गई है। उसकी वजह से जो इन्वर्टर की वेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। इसको 2 बंदों को उठाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। 2 बंदे उठा तो लेते हैं बट वॉल माउंट करते हुए इसको ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बट अगेन जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे होंगे उतनी ज़्यादा लाइफ अच्छी होगी और बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा स्टडी होगी। तो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ इन्वर्टर्स, बट लॉन्ग रन में कस्टमर को बेनिफिट इस तरह ये दे सकते हैं कि क्योंकि बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तो मेल फंक्शन के चांसेस और फेलियर के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइनीज़ इन्वर्टर्स। ये आप देख सकते हैं डीसी वायरिंग है, डीसी वायरिंग को भी डीबी बॉक्स में कनेक्ट किया जाएगा और इसके साथ साथ अभी इन्वर्टर के साथ भी सारी की सारी इंटरकनेक्शन की जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं उनका सेपरेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स होते हैं और जो नीचे इन्वर्टर के साथ कनेक्शंस होते हैं उसके सेपरेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स होते हैं। अच्छा फवाद, एक और जैसे जब इंस्पेक्शन होती है कि इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो वो उनका सवाल ये होता है कि भाई इस घर में जनरेटर है कि नहीं है, उसका क्या सीन है? वो जनरेटर होने में कोई इशू होता है कि इलेक्ट्रिक को, या वो क्या चाह रहे होते हैं कि जनरेटर से सिंक हो या ना हो? तो वो आते जनरेटर स्टार्ट करवा के भी देखते हैं, आपको पता है मोस्टली कि भाई स्टार्ट करें, और मोस्टली होता ये है कि स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि जनरेटर एक डिवाइस ही ऐसी है माशाल्लाह कि उसको यूज़ ना करें तो उसकी बैटरी ख़राब या उसका चोक ख़राब या उसमें पेट्रोल नहीं है। तो पर खैर, कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक चाहता क्या है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करें? कि इलेक्ट्रिक की रेगुलेशन कहती है कि अगर आपकी साइट पे 3 फेज़ का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो अगर आपकी साइट पे उसके साथ साथ 3 फेज़ का जनरेटर भी लगा हुआ है, तो जब लाइट जाएगी और आपका जनरेटर आप ऑन करेंगे मैनुअली, क्योंकि आपके पास ऑनरेड इन्वर्टर लगा हुआ है, तो लाइट जाने की सिचुएशन में आपका ऑनरेड इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा। तो लाजमी बात है आप अपना 3 फेज़ जनरेटर ऑन करेंगे। तो आपका जो जनरेटर जब ऑन होएगा तो उसको आपके इन्वर्टर के साथ सिंक नहीं करना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपका जो जनरेटर है वो आपके इन्वर्टर को पावर ना देना शुरू कर दे। तो ये उनकी रेगुलेशन है। तो जिसका मतलब है कि लाइट जाने पे आपका जो इन्वर्टर है वो डिफरेंट लाइन पे कनेक्टेड हो, कट जो आपका चेंज ओवर होता है वो उससे पीछे कनेक्टेड हो, और जो आपका इन्वर्टर है जो आपका जनरेटर है वो जाहिर सी बात है जो आपका चेंज ओवर है वो उसके बाद कनेक्टेड होगा, जिसका मतलब है कि आपके चेंज ओवर से आपके इन्वर्टर को पावर जाना शुरू नहीं होगी। तो ये एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है जिसके लिए जब भी के इलेक्ट्रिक का रिप्रेजेंटेटिव साइट पे आते हैं तो वो आपकी वाली बात है, वो लाजमी बात है, वो स्टार्ट करवाते हैं, जनरेटर को भी ऑन करवाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका जनरेटर और आपका सोलर इन्वर्टर एक दूसरे को पावर ना देना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैज़र्ड एक क्रिएट होती है जिसकी वजह से मेल फंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि नाइदर डिवाइस कैन इसमें कोई सिंक नहीं है, आपके पास दोनों सोर्सेज बन जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि एक दूसरे को डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका जनरेटर 3 फेज़ का है, सिंगल फेज़ का जनरेटर अगर आपका छोटा 5 kVA 4 kVA 10 kVA का सिंगल फेज़ जनरेटर है तो देन इट्स नो इशू,
क्योंकि सिंगल फेज़ का इन्वर्टर जो है सिंगल फेज़ का जेनसेट जो है वो आपके इन्वर्टर को पावर नहीं दे सकता। सोलर इन्वर्टर को पावर जब भी चाहिए हो तो वो तीनों फेजेस पे चाहिए होती है, सिंगल फेज़ पे नहीं चाहिए होती सिर्फ। तो बट अगर 3 फेज़ का अच्छा, अगर एक फेज़ चला जाए कि इलेक्ट्रिक का, तो ये वर्क नहीं करता? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कि इलेक्ट्रिक के एक भी फेज़ में मैल फंक्शन आए या वापडा के एक भी फेज़ में मैल फंक्शन आए तो आपका सोलर इन्वर्टर फॉल्ट स्टेट में चला जाता है, जिसका मतलब है कि वो ऑफ़ हो जाता है। ये एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है कि अगर आपके एक भी फेज़ में पावर नहीं आ रही तो बाकी 2 फेजेज़ में आप पावर नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 फेज़ में आप पावर दे के 2 फेज़ का वोल्टेज हाई कर दें और एक फेज़ का वोल्टेज मौजूद ही ना हो। तो अगेन तीनों फेजेस का आना ज़रूरी है, तीनों फेजेस के स्टेबल होना भी ज़रूरी है, वरना आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, जैसे वन ऑफ द क्लाइंट्स के पास अभी हुआ था कि उनके तीनों फेज़ आ रहे थे पर तब भी इन्वर्टर नहीं चल रहा था। बिल्कुल, तो वो पीछे से जंप हुए हुए थे। बिल्कुल, दो फेज़ उन्होंने एक ही साथ चलाए हुए थे। ये भी एक बात है कि आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके जो तीनों फेजेस आपके साइड पे मौजूद है। नॉर्मली ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पता भी नहीं चलता ना, हमें क्या पता है कस्टमर कि भाई मेरे तीनों फेज डिफरेंट आ रहे हैं और उन्होंने 2 जंप करके चलाए हुए। बिल्कुल आपने घर के अंदर तो अपने सेलेक्टर लगाए हुए होते हैं कि मेरा लोड 1 जो है वो फेज़ 1 पे है और वो उस कमरे का लोड जो है फेज़ 2 पे है, और मैंने ये तीनों फेज़ पे लोड डिवाइड किया हुआ है। बट अगर पीछे आपके पोल से ही जंप करके तीनों फेजेस को यूनिक ख़त्म कर दिया हो और 2 फेज़ एक जैसे हों और एक फेज़ यूनिक हो, तो फिर अगेन यू हैव टू चेक फेज़ टू फेज़ वोल्टेज, और फेज़ टू फेज़ वोल्टेज से आपको अंदाज़ा हो जाता है। बट नोबडी डज़ दैट, क्योंकि किसी को आज तक ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो चेक करे कि उसके तीनों फेज़ यूनिक है कि नहीं। आपको बिलिंग तो आ रही होती है पर फेज़ के हिसाब से जितना भी आप यूज़ करेंगे आपको बिलिंग आ रही होती है। तो अगेन बट सोलर इन्वर्टर को अगर तीनों फेज़ यूनिक नहीं मिलेंगे तो वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो सोलर इन्वर्टर है वो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज को भी मॉनिटर कर रहा होता है और वो फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज को भी मॉनिटर कर रहा होता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ के तीनों फेज़ यूनिक नहीं होंगे, सोलर इन्वर्टर ऑन नहीं होगा और वो फॉल्ट स्टेट में जाके वो बंद हो जाएगा, वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना वो ग्रिड को पावर देगा और ना ही आपके घर को पावर देगा। तो अगर आपके इन्वर्टर में इंस्टॉलेशन के दौरान अगर ये इशू भी आए तो आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि आपका जो ग्रिड टू ग्रिड वोल्टेज फेज़ टू फेज़ वोल्टेज है वो भी यूनिक होना चाहिए और तीनों यूनिक फेजेज़ आने चाहिए। मैनुअली हमें घर पे नहीं पता लगता बट इन्वर्टर को पता लग जाता है। इन्वर्टर इज़ अ स्मार्ट डिवाइस और इसमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं और ऑटोमेटिकली ये नोट कर रहा होता है कि सारी जो पैरामीटर्स हैं वो अप टू द मार्क हैं और या नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो जो सोलर का डीबी बॉक्स है वो भी अर्थ किया जा चुका है और आप देख सकते हैं कि ये लग लगा हुआ है, लग नट लगा हुआ है, राउंड टर्मिनल है और उसके थ्रू जो सोलर का डीबी बॉक्स है उसको भी अर्थ कर दिया गया है। अगेन एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है ताकि बिल्कुल भी लीकेज करंट जो भी थोड़ा बहुत हो वो भी आपके डीबी बॉक्स में भी मौजूद ना हो और इन्वर्टर में भी मौजूद ना हो। ये डीसी वायर्स हैं जो कि सोलर पैनल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं की जा सकती। आप ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत सारी साइट्स पे देखने में आया है कि जब आप अनट्रेंड लोगों से जब आप सिस्टम लगवा लें तो वो डायरेक्ट सोलर पैनल से वायर निकाल के आपके इन्वर्टर में लगा देते हैं। कैसे? डायरेक्ट सोलर पैनल, नो ब्रेकर्स, नो डीबी बॉक्स और बीच में कोई ऑन ऑफ का मैकेनिज़्म नहीं है और डायरेक्ट सोलर पैनल्स को हार्ड वायर कर दिया है इन्वर्टर के अंदर डायरेक्ट ले जाके। तो अगेन ये एक जुगाड़ है, ये चल सकता है, इन्वर्टर चलता भी है, डायरेक्ट वायर लगा देंगे चलेगा इन्वर्टर। बट अगर आपका किसी भी सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी भी सोलर पैनल में कोई मैल फंक्शन हुआ और आपका करंट एक्सीड किया उस रेटिंग से जो इन्वर्टर के अंदर जानी चाहिए, तो कोई चीज़ ऑफ़ नहीं होगी, कोई भी चीज़ उस करंट को कट नहीं करेगी और आपका इन्वर्टर जो है वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि आपने बीच में कोई सेफ्टी मैकेनिज़्म ही नहीं लगाया। प्लस अगर आप कोई मेंटेनेंस करना चाहते हैं, सोलर पैनल्स को मूव करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर से वायर्स को जाके कट करना पड़ेगा और उस लाइन को मैनुअली कट करके ब्रेक करना पड़ेगा और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। जब आप सोलर पैनल के ये डीसी ब्रेकर को कट ऑफ करते हैं तो स्प्रिंग के जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो यहीं से कट हो जाते हैं, तो उसमें जो करंट मूव करता है वो रुक जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है, वोल्टेज फिर भी हाई होता है बट करंट मूव नहीं करता तो सेफ्टी हैज़र्ड कम हो जाती है। बट अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो फिर अल्लाह तवक्कल आप चला रहे हैं तो फिर जब तक चल रहा है आप चलाएं। बट अगर किसी भी केस में आपको उसको बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास कोई बटन नहीं होगा जिसके थ्रू आप उसको बंद कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में देखने में आया है कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के थ्रू
अनट्रेंड लोगों के थ्रू लगवा लेते हैं सिस्टम, जो कि कॉस्ट सेविंग करते हैं। लाजमी सी बात है, आप डीबी बॉक्स नहीं लगाएंगे तो ये देखें ये आधा दिन लग जाता है इस सारे डीबी बॉक्स को बनाने में और इस डीबी बॉक्स को वायर करने में और इसको कनेक्शंस करने में। तो अच्छा, पर देखिए ना, एज अ कंज्यूमर आपको पता नहीं चलता, आप तो जा रहे होते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि 10 किलोवाट का सिस्टम कितने का है। एक बंदा बोलता है मैं 25 लाख लूँगा, दूसरा कहता है मैं 18 लाख में लगा दूंगा। आप बोलते हैं चलो यार मेरी बात हो गई, 18 लाख में मैं लगवा लेता हूँ। तो ये तो अब आपको एज अ कंज्यूमर पता ही नहीं है कि इसमें लगना क्या क्या है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। आपने बस ये देखा कि मुझे सस्ता कौन लगा के दे रहा है, बंदा ठीक है, शक्ल ठीक है, हुलिया सही है, बस चलो इसे लगवा लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जो ही कॉर्नर्स कट डाउन करे उसने बाद में, उसे आपको तो लॉन्ग टर्म में, अभी आपने 5 लाख बचा लिए, पर लॉन्ग टर्म में तो आप ही को नुकसान हुआ, उसका क्या हो, तो लगा के चला गया। बिल्कुल ऐसे ही आपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपने पूरी इन्वेस्टमेंट को जेपडाइज़ करवा लिया और पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी जेपडी में आ गई कि उसमें कोई सेफ्टी मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है, कोई सेफ्टी डिवाइस मौजूद नहीं है। जो वायर्स के गेज हैं वो अंडर गेज इस्तेमाल किया गया है। हर डिफरेंट इन्वर्टर्स की डिफरेंट रेटिंग होती है जिसके मुताबिक उनकी सोलर पैनल्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगेन अगर आप अंडर वायर लगाएंगे, अगर आप एसी वायर पतली लगा देंगे पैसे बचाने के लिए, तो नुकसान कस्टमर का होगा इन द लॉन्ग रन और कस्टमर का जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी भी गिरेगी, उसमें मेल फंक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और उसके डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये कस्टमर ने ही देखना है कि वो अगर सिर्फ पैसों को कंसिडर करेगा ड्यूरिंग चॉइस ऑफ सोलर सिस्टम, तो उसमें फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो सोलर इंस्टॉलर है या जो वेंडर है वो कॉर्नर्स कट शॉर्ट कर रहा है। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि ये आपको पूरा घर चला रहा होता है सारा। मेन आपका जो ब्रेकर होता है वही अब यहाँ से इसके थ्रू सारी वायरिंग आपकी जा रही होती है कि इलेक्ट्रिक की भी और वापडा की भी। अगर इसको खुदा ना खासा कोई भी इशू होता है तो आपका घर उसी टाइम ही बगैर बिजली के ऑफ हो जाता है। ये बिल्कुल तो इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते, इसमें आप ऐसे नहीं बचा सकते, इसमें आपको प्रोफेशनल्स के पास ही जाना चाहिए, उन्हीं से कंसल्टेंसी करनी चाहिए और उन्हीं को ही बताना चाहिए कि मुझे 100% टॉप ऑफ द राइट काम चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल भी हल्का नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें आप वही वाली बात है कि आप एज अ कंज्यूमर आपको शुरू में पता नहीं लगता, बट इन द लॉन्ग रन आपको बाद में पता लगता है कि अच्छा एक और बात भी है कि जो सोलर सिस्टम है वो इट इज़ नॉट लाइक योर जेनसेट। जो आपका जनरेटर होता है वो ड्यूरिंग लोड शेडिंग आप चलाते हैं। तो अगर आपका फ़र्ज़ करें 365 डेज़ हैं तो गर्मियों में लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों में नहीं हो रही। गर्मियों में हर रोज़ नहीं हो रही, दिन में 2 घंटे 3 दफ़ा हो रही है अगर बहुत ज़्यादा है तो अगेन वो पीरियोडिक कभी कभी चलता है, इंटरमिटेंटली चलता है, 2-2 घंटे के लिए चलता है, वक्फे से चलता है, तो उसमें उसको ब्रेक मिल जाता है, आप उसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। बट सोलर सिस्टम जो है इसमें 365 डेज़ ऑफ द ईयर चलना है, 365 दिन चलना है, 25 साल चलना है, इसकी लाइफ 25 ईयर्स है, वारंटी हर प्रोडक्ट की 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट है। जेनसेट में आपको ऐसी कोई वारंटी नहीं मिलती, प्लस उसके जो ऑपरेशन आवर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको आपको डिफरेंटली सोचना है। अगेन जो जेनसेट आता है वो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह आता है, पूरा पैकेज कंपनी बना के देती है और आप अपनी साइट पे ला के रख लेते हैं। रूटीन का आप उसमें फ्यूल डालते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते हैं और उसे आउटपुट लेकर एक चेंज ओवर के थ्रू आप अपने पूरे घर को पावर दे देते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, इसमें हर कंपोनेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बनाता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो आपके नट बोल्ट्स हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के होते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंडिंग ऑन विच स्ट्रक्चर यू चूज़ वो भी सेपरेट होता है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेट भी हो सकता है अगर आप एलिवेटेड चाह रहे हो, अगर L2 का चाह रहे हो आप तो फिर वो स्टैंडर्ड बॉक्स स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर बना के देता है, वो साइट पे इंस्टॉल किया जाता है। सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरर में फ़र्क होता है। फिर जो इसमें डक्टिंग होती है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की होती है, वायरिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की होती है, डीसी वायरिंग एक सेपरेट कंपोनेंट होता है, एसी वायरिंग एक सेपरेट कंपोनेंट होता है, डीवी बॉक्स का एक सेपरेट कंपोनेंट होता है। डीवी बॉक्स के अंदर जो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है। इन्वर्टर एक अलग मैन्युफैक्चरर का होता है। डीसी अर्थिंग जो होती है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट होता है इसका। और फिर इस सारे सिस्टम को जो इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियंस होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। और इस सारे प्रोसेस से पहले जो सिस्टम डिज़ाइन करने का कॉम्पोनेंट होता है वो बिल्कुल एक अलग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होता है। और इस सारे सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद अगर बाद में आपको कोई इशू आ जाए तो आपके पास ऐसी रिलायबल टीम भी होनी चाहिए जो आपका दोबारा फ़ोन उठा ले। बिल्कुल एक ही दफ़ा लगा के ना निकल जाए कि आपने अभी तो पैसे बचा लिए और दोबारा उस फ़ोन किया तो आए ना। बिल्कुल क्योंकि अब ये तो 24/7 इसमें 24 आवर्स तो नहीं चले, 8 घंटे तो रोज़ इसमें चलना है ना फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। बिल्कुल ऐसे तो खुदा ना खास्ता कोई भी इशू आ सकता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, ये आपने कभी कभी तो चलाना नहीं है। बिल्कुल तो आपको ऐसी रिलायबल टीम चाहिए, ऐसी रिलायबल कंपनी चाहिए जो जब भी आप फ़ोन करें वो आपके फ़ोन का जवाब दे और आपको रिस्पॉन्स मिले आगे से। बिल्कुल ऐसे ही है। वन ऑफ गिग की तरह डील करके हाँ। आपको छोड़ के चले जाएँ तो मेजॉरिटी मार्केट वो में तो तो आप यही फंस हो रहा है। जाएंगे।
बिल्कुल, मेजॉरिटी पाकिस्तान में यही हो रहा है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज़ भी हैं और उन्होंने आउटसोर्स वेंडर्स रखे हुए हैं और वो आउटसोर्स वेंडर्स के थ्रू आपको वन टाइम सिस्टम इंस्टॉल तो करवा देते हैं, बट सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद कोई भी मेल फंक्शन आए तो कोई आपको खातिर खा कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और फीडबैक नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी यही पैटर्न है और गलत पैटर्न है। कंज्यूमर को ही पहले से देखना है कि कंज्यूमर को कितनी आफ्टर सेल्स मिल सकेगी। कस्टमर ने सिर्फ कॉस्ट को ही नहीं देखना, कॉस्ट के अलावा ये जो सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं उसमें आफ्टर सेल्स का जो कंपोनेंट है वो नंबर 1 कंपोनेंट है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वही वाली बात है, मसले आते रहते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी चेंजिंग करवानी पड़ सकती है, आपको हो सकता है सिस्टम में एडिशन करवानी हो, मॉडिफिकेशन करवानी हो, आपके लोड में चेंजेस आ जाएँ, तो वो सारी बातें डील करने के लिए अगर आफ्टर सेल्स मौजूद होगी ही तो आपको मिलेगी। पाकिस्तान में एक बड़ी गलत ट्रेंड है कि लोग आउटसोर्स वेंडर्स के थ्रू सिर्फ लगवा देते हैं और बोलते हैं कि हम पाकिस्तान भर में डील कर रहे हैं और सिर्फ उनका ऑफिस अपना अगर फैसलाबाद में है तो बोलते हैं हम गुजरावाला में भी हैं, हम मुल्तान में भी हैं, हम कराची में भी हैं, हम पेशावर में भी हैं, हम लाहौर में भी हैं और हम कोयटा में भी हैं। और उनके स्टिकर्स के ऊपर, उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो शो करते हैं कि हम पाकिस्तान भर में मौजूद हैं, बट पाकिस्तान भर में वो मौजूद नहीं है, उनके सिर्फ आउटसोर्स वेंडर्स मौजूद हैं जो कि एक दफ़ा सिस्टम इंस्टॉल करने को तो बहुत भागे भागे आपके घर पे आ जाते हैं, बट एक्चुअली आपको आफ्टर सेल्स देने में ज़ीरो होते हैं और आफ्टर सेल्स करने देने से उनको कोई गर्ज नहीं होता, क्योंकि आफ्टर सेल्स देने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगेन ये एज अ कंज्यूमर आपने बात को पहले से जहन में रखना है कि जिस भी टीम से आप इंस्टॉलेशन करवाएं वो आपके लोकली बेस्ड हो और लोकली आपको आफ्टर सेल्स भी दे सके और सिर्फ अपने आप को ऐसे ना शो कर रही हो कि पाकिस्तान भर में उनका नेटवर्क मौजूद है, जबकि नेटवर्क उनका सिर्फ उसी शहर में मौजूद है जहाँ वो बैठे हुए हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान में उनका ज़ीरो नेटवर्क हो, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हैसल कस्टमर को ही होगी जब कोई फ़ोन नहीं उठाएगा और जब कोई उनको मसलों को सॉल्व नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन भी टाइम टेकिंग होती है, अगर प्रोफेशनली इंस्टॉलेशन करी जाए और अच्छे तरीके से करी जाए, तसल्ली से करी जाए, तो जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी सिर्फ 10 किलोवाट का सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, बट अगर इसको तसल्ली से लगाया जाए तो इसमें भी आपके 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। और अगर ये फैब्रिकेशन भी हो, यहाँ पे एलिवेट स्ट्रक्चर भी बना रहे हों, तो 2 से 3 दिन तो सिर्फ स्ट्रक्चर में ही लग जाते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क में भी 2 दिन लग ही जाते हैं। तो आपने इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। प्लस आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो आपकी मेजर वायरिंग है डीबी बॉक्स की वो हो चुकी है। आपको बीच में एसपीडी भी दिख रही है। एसपीडी का मकसद होता है ये जो 4 पोल की आपको एसपीडी, ये 2 डीसी ब्रेकर्स हैं लेफ़्ट और राइट पे, ये कट ऑफ्स होते हैं आपके सोलर पैनल्स के, कि किसी भी वजह से आप उनको रोकना चाहते हैं तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके साथ में एसपीडी है, ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक का स्टैंडर्ड है, नेट्रा का भी स्टैंडर्ड है कि आपको एसपीडी लगाना लाजमी है। अगेन एसपीडी ये लगवाते हैं अपने मसाइल के लिए कि इलेक्ट्रिक और वापडा वाले, कि अगर हमारी ग्रिड में सर्ज आ गया तो वो डिस्चार्ज हो जाए इस एसपीडी के थ्रू और इसकी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है कस्टमर को। तो अगेन एसपीडी तो इनको अपने मीटर्स के साथ लगवा के देनी चाहिए हर कस्टमर को और मीटर के साथ इंटीग्रेट हुई भी होनी चाहिए। बट अगेन एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो कि कंज्यूमर के ऊपर डाला गया है, तो अगर आपको नेट मीटरिंग करनी है तो ये लाजमी बात है कि आपको ये करवाना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं जो इन्वर्टर है इसमें बहुत बड़ा सा डिस्प्ले भी है इसके फ्रंट पे, कस्टमर को आसानी होती है देखने के लिए, और इसके साइड पे वेंटिलेशन के लिए कूलिंग फ़ैन भी मौजूद है। 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स में कूलिंग फ़ैन का साथ आना 100 इन्वर्टर्स में बहुत कम होता है। ये आप देख सकते हैं डुअल एमपीपीटी है। अभी इसके जो डीसी वायर्स हैं वो नहीं कनेक्ट की गई, वो भी कनेक्ट करती जाएंगी, वीडियो में आप आगे देख सकेंगे। अच्छा, जो ब्रेकर से फवाद इनमें बड़ा चक्कर होता है, 300 रुपये का भी आता है, 5000 का भी आता है, कंपनीज वेरी करती है। अच्छा, कंपनीज भी आपको पता है वही एबीबी का स्टिकर लगा हुआ होगा, छाप देंगे ऊपर और आपको पता नहीं चलता कि असली है जेन्युइन नहीं है। बिल्कुल, और ये फिर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आपको जेन्युइन वेंडर ढूंढना है कि इसका जेन्युइन ब्रेकर हो, वाकई ही जेन्युइन ब्रेकर हो, क्योंकि वो देखने से पता ही नहीं चलता। इतनी कॉपीज़ हैं एबीबी की, स्नाइडर की, क्लोपल की। बिल्कुल ऐसी है, देखने में सब पे स्नाइडर लिखा हुआ होगा और जिससे भी ख़रीदेंगे वो बोलेगा जी स्नाइडर इलेक्ट्रिक ही है, ये जेन्युइन ही है। बट अगेन अगर ट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं लेंगे आप तो वो आपको फेक कॉपी ही मिल रही होगी। वही आपकी वाली बात है कि 300 रुपये से लेके 6, 7, 8 हज़ार तक की भी वेरी करता है एक ही प्रोडक्ट। तो आपने देखना है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगी ही तो वो आपकी सेफ्टी डिवाइस कर पाएगी, सेफ्टी कर पाएगी। अगर फेक प्रोडक्ट होगी तो वो लाजमी बात है कि वो 1.5-2 साल में उसको आग लग जाती है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, उसकी ड्यूरेबिलिटी ही नहीं होती। जो ब्रेकर्स होते हैं वो ख़ुद ही आग पकड़ लेते हैं, तो पूरा फिर डीबी बॉक्स भी आपका जल जाता है और आसपास की जो भी कोई उसके पास चीज़ें हो वो भी खुदा न खासा जल जाती हैं। तो ये देखने में तो आपको लगता है कि छोटी सी डिवाइस है, इसके अंदर 4-6 ब्रेकर लगे हुए हैं, तो इसकी क्या कॉस्ट है और उसमें क्या मुश्किल है।
बट अगेन पाकिस्तान है, यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स की एक भरमार है और किसी को फेक प्रोडक्ट बेचते हुए कोई मसला नहीं होता। और कस्टमर भी देखता है कि ये एक 300 रुपये का है और एक 6,000 रुपये का है, तो चलो मैं बीच का ले लेता हूँ। 1500 रुपये वाला ले लेता हूँ। तो चलो मैंने बचा लिए, ना 6,000 दिए ना 300 दिए। बट अगेन वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी आप मीट ना कर पाए और आपके पैसे भी लग गए और सारा का सारा रिस्क भी आपका मौजूद ही है, तो कोई फ़ायदा ना हुआ उस सारी एक्सरसाइज का, वो सारी की सारी एक्सरसाइज वेस्टफुल गई। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर एज अ कंज्यूमर आप इन बातों को देखें तो एवरी सिंगल पॉइंट इन द एंटायर सिस्टम कैन लीड टू फेलियर। मतलब अगर एक भी चीज़ में आप ज़रा सा भी रिस्क लें, ज़रा सा भी आप उसको हल्का लें, इजी लें, तो आपकी पूरे के पूरे सिस्टम में वो फेलियर क्रिएट कर सकता है और इन द लॉन्ग रन आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जेपटाइज हो जाती है। और आपका जो मकसद होता है कि सोलर सिस्टम मैंने लगवा के बिजली का बिल बचाना है और अपनी कॉस्ट सेविंग करनी है, तो वो आपका सारा मकसद को ख़ास चल नहीं पाता। तो इसलिए इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप मेक श्योर करें कि एक एक चीज़ आपको समझ आए, एक एक चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और हर चीज़ अप टू द मार्क आप लगवाएं, ताकि इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा ही रहे। अच्छा, आजकल एक और क्वेरी भी बहुत आ रही है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी सोलर पैनल्स की क्लीनिंग का हम क्या करें, कोई क्लीनिंग की सर्विस है कि नहीं है। और पुराने बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको क्लीनिंग करते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन है और थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो उसमें देखें, यही बात है कि सोलर सिस्टम लगवाने से हमारे कस्टमर्स भी बहुत सारे, एक तो मौसम की चेंजिंग है और रमज़ान का महीना है, इसलिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। बहुत सारे जो नए लोगों ने सिस्टम लगवाए होते हैं उनकी शुरू में आदत नहीं होती, जैसे गाड़ी को साफ़ रखने की बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती, तो उससे गाड़ी की एफिशिएंसी में तो फ़र्क नहीं आता, बट ये सोलर सिस्टम होता है तो उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है। तो सिस्टम अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे तो मकसद फौत हो जाता है। तो अगेन आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और आपको माइंड में बात रखनी पड़ेगी, सोलर पैनल्स आपको क्लीन करवाने ही हैं, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप बेशक अपने माली से तय करें, आप किसी और स्पेशल बंदे से तय करें, बट यू हैव टू गेट इट क्लीन्ड और इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। बट सिस्टम लगवाने से पहले ये बात जहन में रखें कि एलिवेटेड लगवाना तो बहुत खूबसूरत लगता है, बट उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए उस पर वॉकवे बनाया जाता है, वॉकवे हाइट पे होता है, तो चीज़ ऐसी करवाएं जो आपसे मेंटेन हो सके बाद में। अगर आप हाइट पे नहीं चढ़वा सकते किसी को तो फिर आप L2 लगवा लें, और अगर आप L2 नहीं लगवाना चाहते तो थोड़ा सा एलिवेटेड करवा लें, 4 फीट पे करवा लें, 6 फीट पे करवा लें। वो काम करवाएं जो आप बाद में बर्दाश्त कर सकते हैं, जो आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप आउटपुट ले सकते हैं। ये डीसी अर्थिंग हो रही है, डीसी अर्थिंग की बात करें। डीसी अर्थिंग हो रही है। डीसी अर्थिंग में भी देखें दो तरह की होती हैं। अगर तो आप लाइटिंग रजिस्टर लगवा रहे हैं तो उसके 2 बोर अलग अलग आपने लाजमी करवाना है, और अगर आप सिर्फ पैनल्स और डीसी अपने इन्वर्टर को डीसी अर्थ कर रहे हैं तो उसके लिए सिंगल बोर काफ़ी है। और फिर एक एसी अर्थ होता है जो बिल्कुल सेपरेट होता है। हाँ, तो आपने एसी अर्थ के साथ भी इसको मिक्स नहीं कर देना, डीसी अर्थ सेपरेट होगा। इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई अदर वे अराउंड नहीं है। आपने प्रॉपर डीसी अर्थ करवाना है। जब तक आपकी 5 ओम से कम रीडिंग ना आए, जाते जाना है नीचे, और फिर वहाँ से प्रॉपर कॉपर वायर लेके ऊपर आनी है और वहाँ पे आपने प्रॉपर लक्स के थ्रू आपने अपनी डीसी वायर कनेक्ट करनी है। तो डीसी अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिस्टम के लिए। इसको आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कॉर्नर कट शॉट नहीं करने। बस इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, सबसे ज़्यादा। और सबसे पहले जब इंस्पेक्शन होती है तो इसी को आगे चेक किया जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। आज की वीडियो में यही था।